हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम सीटेट को टारगेट करते हुए कुछ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। और एक्चुअली देखो, एक बात है कि जो सिलेबस है ना आपका, वो तो काफी टाइम से सेम ही रह रहा है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो सिलेबस आपका सेम है काफी टाइम से। तो सिर्फ क्वेश्चन जो पूछता है ना एग्जामिनर, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट का, मैं लाइट चैप्टर की बात करूं तो उसमें कनकेव, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, इसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तो आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो उसकी भी एक अलग से सीरीज चल रही है, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हो। बाकी आपकी तैयारी कितनी हुई है, किस लेवल तक की आपकी तैयारी हो चुकी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो उन सभी चीजों के लिए आपके लिए ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो केमिस्ट्री का आज का सेशन है, ये पार्ट 2 है। एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आई होप आपने वो देखा होगा। और आज टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ठीक है, इसी तरह फिजिक्स और बायो के भी क्वेश्चन हम करेंगे, बट अभी केमिस्ट्री के कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो नोट्स है, मतलब ये जो पीडीएफ है ना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके अलावा पेन का कलर चेंज कर लो, यस। उसके अलावा तो कुछ नहीं, उसके अलावा ये है कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड टोटल 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और 20 में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किए वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद वाटर turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would now change the color of the pH paper to bluish? हमारे पास सॉइल थी, ठीक है, कुछ सॉइल थी, उसको आपने क्या किया, वाटर में मिक्स कर दिया। सॉइल थी, इसको आपने वाटर में मिक्स कर दिया। तो अब आपने क्या किया, पीएच पेपर की हेल्प से, पीएच पेपर से आपने इसका पीएच टेस्ट किया। तो ये पीएच पेपर का जो कलर है ना, ये कह रहा है कि येलोइश ऑरेंज हो गया, येलोइश ऑरेंज हो गया। इस पीएच पेपर का कलर चेंज हो गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नाउ चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू ब्लूइश? तो अब ये चार चीजें आपको दे रखी हैं, इसमें आपसे पूछा है कि पीएच पेपर का जो कलर है वो ब्लू आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीज है, इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो पीएच पेपर के कलर को ब्लू कर सकती है? ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपके पास सैंपल, सॉइल का एक सैंपल था, सॉइल प्लस वाटर मिक्स था, उसमें आपने पीएच पेपर से चेक किया तो पीएच पेपर का कलर येलोइश ऑरेंज हो गया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों चीजों में से, ये जो चार ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं नीचे 1 2 3 4, इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम पीएच पेपर को डिप करें और पीएच पेपर का कलर ब्लू हो जाए? तो आपको ये बता रहा है, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पात्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र का रंग नीला कर देगा? ठीक है, पात्र नहीं, पत्र है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, लेमन जूस होगा, विनेगर होगा, या कॉमन सॉल्ट होगा। तो देखो इसके लिए ना, पीएच पेपर, जब सॉल्ट वाला हमने चैप्टर किया था, एसिड बेस सॉल्ट, उसमें पीएच पेपर के बारे में भी हमने पढ़ा था। हमने देखा था पीएच पेपर की रीडिंग कितनी होती है, 0 to 14। ठीक है, और यहाँ पे 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है, मान लीजिए वाटर ही है, तो उसका जो पीएच होगा वो शो करेगा 7। ये तो होगी नंबरिंग की बात। और देखो, जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं 0 से 7 तक की उनकी रेंज होती है, 1 2 3 4 5 6 7। और जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू आती है वो 7 to 14 के बीच में आती है। मतलब 7 तो न्यूट्रल है, बट 8 to 14 के बीच में बेसिक सब्सटेंस होंगे। तो यहाँ पे इतनी 0 से 7 तक या 0 से 6 तक जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर किसी पीएच पेपर में 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबरिंग आती है, मतलब किसी सब्सटेंस में, सॉरी, तो इट मींस कि वो सब्सटेंस एसिड है। और किसी सब्सटेंस में 7 to 14 के बीच में रीडिंग आती है, तो इट मींस वो सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। अब इसमें कलर के बेस पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो विबग्योर आपने पढ़ा हुआ है ना, विबग्योर 7 बैंड ऑफ कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इससे आपको याद रखना है वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ये जो ग्रीन है, अगर किसी सब्सटेंस का कलर पीएच पेपर से आपने चेक किया और उसका पीएच पेपर पर उसका कलर आ गया ग्रीन, तो इट मींस वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, और अगर वायलेट, इंडिगो, ब्लू इस साइड की जो वैल्यू आती है, वायलेट, इंडिगो या ब्लू, तो इट मींस ये जो सब्सटेंस है वो कैसा है, बेसिक है।
और येलो ऑरेंज रेड कोई सब्सटेंस अपना कलर शो कर रहा है येलो ऑरेंज रेड, इट मीन्स वो सब्सटेंस कैसा है, एसिड है। ठीक है, तो पहले आपने जब इस सॉइल प्लस वाटर के मिक्सचर में पीएच पेपर को डिप किया तो कलर आया येलोइश ऑरेंज, इट मीन्स इस टाइम ये जो सब्सटेंस था, ये जो सॉइल थी एसिडिक थी, तो दैट्स व्हाई येलोइश ऑरेंज कलर आया। अब आपको ब्लू कलर लाना है पीएच पेपर पे, तो आपको ब्लू कलर के लिए कौन सा सब्सटेंस चाहिए, बेसिक सब्सटेंस है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर तभी आएंगे जब कोई भी सब्सटेंस जो है बेसिक है। तो इन चारों में से आप देख लो बेसिक सब्सटेंस कौन सा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है बेसिक सब्सटेंस है, उसके अलावा लेमन जूस एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो फर्स्ट है कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। तो क्या क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज है? जी नहीं। केमिकल चेंज हमें पता है क्या होता है, क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म बनता है, कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता। जबकि केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल आपने मिल्क से कर्ड बनाया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो ये किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी केमिकल चेंज है ना कि फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसमें पूरा कॉम्पोजिशन उसका चेंज हो रहा है। तो फिजिकल चेंज में कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, मतलब नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली शेप साइज और अपीयरेंस चेंज होता है। केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो आपको बताना है क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज है फिजिकल। तो क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें आप क्रिस्टल्स बना रहे हो ना, सब्सटेंस तो सेम रह रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए आपको शुगर क्रिस्टल बनाने हैं, तो आपने शुगर को कंसंट्रेटेड फॉर्म में डाला और कुछ अमाउंट वाटर डाला, मतलब इसका एक सिरप बनाया आपने, हीट करके कंसंट्रेट कर दिया उसको, मतलब कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा कर दिया उसको। ठीक है, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा ठंडा करोगे, तो ठंडा करने पे शुगर के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या था, पहले भी चीनी ही थी, बाद में भी शुगर ही रही, चीनी ही रही, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए ना। तो ये क्रिस्टलाइजेशन हो जो प्रोसेस है, ये केमिकल चेंज नहीं है, एक फिजिकल चेंज है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, यस दिस इज ट्रू। फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है। कैसे? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, और उसके अलावा सनलाइट प्रेजेंट होता है। और ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, इसके लिए क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स फूड, दैट इज C6H12O6, और उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो आपने देखा जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, उसके बाद जो सब्सटेंस आपको मिला वो क्या मिला, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो ये जो चेंज है फोटोसिंथेसिस, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज। ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज, तो यस दिस इज ट्रू। मिल्क से जो कर्ड हम बना रहे हैं दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, बी और डी जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन सही है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड, बी और डी। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। डी है दूध से दही बनाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड कौन सी एक स्टेटमेंट जो है सही है, आपको ये बताना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ ही जाता है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो आपको किस तरह से ये सीरीज याद करनी है, मैंने एक फॉर्मूला, एक निमोनिक बताया था एक्चुअली आपको, वो था प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेटर लिख देती हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई learning how copper saves gold platinum। बाकी अगर ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज डिटेल में देखनी है तो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में मैंने काफी डिटेल में बताया था, वो वाली वीडियो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज का एक पैटर्न है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। पी से क्या है, पोटाशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंड उसके अलावा कॉपर,
सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, तो अब ये 3 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा ट्रू है। फर्स्ट है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, की जो जिंक है दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो देखो जिंक कहाँ है, जिंक ये है, जिंक कहा है कि मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन से तो ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो सही है, बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम कहाँ है, ये है एल्यूमिनियम ऊपर। तो यस दिस स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। सेकंड स्टेटमेंट है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो जो सोडियम है, ये है सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा तो रिएक्टिव नहीं है, बट कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है क्योंकि इसके नीचे है, देखो जो नीचे रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से चलती है, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे 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 से मेटल्स आते जाएंगे ये लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब ऊपर वाले जो मेटल है मोर रिएक्टिव है और नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। थर्ड है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ये जो एल्यूमिनियम है ये ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम के, जी नहीं, मैग्नीशियम ऊपर है तो इट मींस मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम के। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सही स्टेटमेंट है ओनली ए दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3 कि जिंक जो है लो से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। इसमें मैंने ये पूरे पैटर्न मतलब पूरी सीरीज नहीं लिखी, बट मैंने आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मेटल्स हैं, अपनी तैयारी आपने कर ली होगी। फिर भी अगर डाउट है ना तो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है ना वहां से इस सीरीज के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर वाले मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो एक चीज बता देती हूँ क्वेश्चन कराने से पहले। किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं, मान लो ये कोई एलिमेंट है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाता है और मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, और मास नंबर कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए कार्बन ही है हमारे पास, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और मास नंबर कितना है 12, तो इसको ऊपर लिखा जाएगा। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना वही एटॉमिक नंबर होता है। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। क्लियर। और मास नंबर कैसे डिफाइन करोगे, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मान लीजिए इसमें आपके पास दे रखा है कि इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर है 12, तो अगर आपको निकालना है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो आप क्या करोगे, मास नंबर में से इसको एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, आपके निकल आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 6। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स क्या बना रहा है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में आइए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें आपको ये जो मिसिंग नंबर है ए बी सी डी ये बताना है क्या है, ए बी सी डी ई एफ ये बताने हैं आपको क्या है। तो फर्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर है 9, मास नंबर नहीं पता, मास नंबर आपको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेंशन है। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना उतने ही एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 9 है, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, और मास नंबर कैसे बताओगे, मास नंबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स कितने हैं 9, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 10, तो 10 प्लस 9 कितना हो गया 19, तो आपका मास नंबर कितना है 19। अब इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने हैं 9, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 9। अगर किसी पे कोई चार्ज नहीं है तो मान लीजिए अगर कार्बन है तो कार्बन पे, या फिर एल्यूमिनियम लिख दो, एल्यूमिनियम के ऊपर अगर इस तरह से चार्ज है कोई तो इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कार्बन की ही ले लीजिए, अगर मान लीजिए वेस्ट कार्बन नहीं लूज करता, कोई और एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लीजिए सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम यहाँ लिख देती हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ठीक है,
इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 11। बट अगर मैं इस तरह से लिख दूं सोडियम को पॉजिटिव निशान लगा दूं ऊपर, तो इट मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और जैसे मान लीजिए नेगेटिव है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। ठीक है ना, तो आपको क्लियर होगा ही। तो फर्स्ट वाली जो रो थी उसमें एटॉमिक नंबर 9 था, मास नंबर आपने निकाल लिया 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है। तो आप देख लीजिए ए बी सी 19 9 और 9 किस में दे रखा है, 19 9 और 9, एक मिनट, 19 9 और 9 दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में। 19, एक मिनट, 19 9 और 9। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो तो चलो आपने 12 12 12 ही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर भी देखो डी कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता कितना है, मास नंबर इसमें 24 है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 12 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एफ नहीं पता कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 12, इट मींस एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12 ही होगा एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर 24 है, इट मींस जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 12 प्लस 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं होंगे, वो भी 12 ही है, क्योंकि मास नंबर 24 है ना। तो प्रोटॉन्स 12 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होंगे, तो एफ क्या आ जाएगा आपका 12। बचा ये आपका ई। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हैं, तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 12 ही होंगे, क्योंकि इसको कोई चार्ज नहीं दे रखा है ना। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप नंबर मास नंबर निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिरर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, और यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड है। एक असर्शन दे रखी है स्टेटमेंट, और दो रीजन दे रखे हैं आपके पास। असर्शन है कि कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, कि जो उत्तल दर्पण का उपयोग है वो वाहनों में पश्च दर्शन दर्पणों रिव्यू मिरर के रूप में होता है। जैसे आपने देखा है गाड़ी की साइड में, राइट हैंड साइड में पीछे का व्यू आपको क्लियर दिख जाता है, तो इसी को कहते हैं रियर व्यू मिरर्स। रीजन दे रखा है दे फॉर्म इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, कि ये जो है ना इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाते हैं। इरेक्ट मतलब, इरेक्ट का मतलब है सीधी, सीधी इमेज तो बनाते हैं पर एनलार्ज्ड इमेज नहीं बनाते। जो कन्वेक्स मिरर है ना वो डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं। डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज बनती है, पूरी बड़ी इमेज नहीं, लार्ज इमेज नहीं बनती। तो ये स्टेटमेंट जो सेकंड है रीजन है, जो फर्स्ट रीजन, ये गलत है। सेकंड रीजन दे रखा है दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, कि ये जो है व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है, मतलब वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी का कुछ ही पार्ट, आप पीछे कोई भी गाड़ी खड़ी है तो आपको उसका सिर्फ टायर दिख रहा है, या सिर्फ गाड़ी का शीशा दिख रहा है, आपको पूरी की पूरी गाड़ी क्लियर दिखती है ना। तो दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का दैट इज ए इज ट्रू बट R2 is correct explanation for A, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ए तो ए सही है, और केवल R2 ही ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार स्टेटमेंट्स हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एरेशन एंड हाई परकोलेशन रेट। सेकेंड स्टेटमेंट है सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज पुअर एरेशन एंड हाई परकोलेशन रेट। थर्ड है सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एरेशन एंड लो परकोलेशन रेट। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज पुअर एरेशन एंड लो परकोलेशन रेट। अब स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये तो पता चल गया कि लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉइल की बात हो रही है चारों ही स्टेटमेंट्स में। ठीक है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉइल कौन सी होती है, सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होती है वो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, और उसमें जैसे ही आप पानी डालोगे ना तो वो पानी को होल्ड नहीं करता, पानी जो है इजिली ड्रेन आउट हो जाता है, पानी को होल्ड नहीं करता। कौन सी मिट्टी है जो पानी को होल्ड करके रखती है, तो क्लेई सॉइल जो है वो पानी को अच्छे से होल्ड करके रखती है, जबकि सैंडी सॉइल जो है सॉइल पानी को होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज हैं काफी बड़े बड़े हैं, और जैसे ही आप पानी ऊपर से डालोगे यहाँ से तो वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें पूछा गया है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं कि सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एरेशन, तो यस इसमें गुड एरेशन होता है। गुड एरेशन मतलब अच्छा खासा एयर गैप है बीच में। उसके अलावा हाई परकोलेशन रेट होता है। परकोलेशन रेट का मतलब है कि वाटर ड्रेन आउट हो जाता है, तो परकोलेशन रेट जो है सैंडी सॉइल का ज्यादा है। ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ये सही है कि सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एरेशन एंड हाई परकोलेशन रेट। हाई परकोलेशन रेट आपको बता दिया, परकोलेशन का मतलब वाटर ड्रेन आउट होना। तो सैंडी सॉइल में वाटर जो है इजिली ड्रेन आउट हो जाता है, उसका परकोलेशन रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा उच्च अंत पर अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंपाउंड्स। कंपाउंड से रिलेटेड कौन सी एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। कंपाउंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपाउंड्स होते क्या है एक्चुअली। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिक्स करके क्या बनाया उन्होंने, वाटर। उसके अलावा मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो वो क्या है, कंपाउंड बन रहा है। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है कंपाउंड से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट है कंपाउंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। कंपाउंड जो है जिन सब्सटेंसेस से मिलके बना है उसी की प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो ये सही नहीं है। कंपाउंड्स मान लीजिए हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाएंगे H2O2 जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है फ्लेमेबल गैसेस हैं, बट जब ये वाटर बन जाएगा कंबाइन करके तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसको हम आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। मतलब वाटर को हम आग को बुझाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो वाटर बना है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये कहना कि कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की जो कंपाउंड बना है ना ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा, जी नहीं, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड है ओनली एलिमेंट्स कैन रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि सिर्फ एलिमेंट्स ही रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कंपाउंड किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके भी कंपाउंड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो इसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिर्फ एलिमेंट रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे ऐसा नहीं है, कंपाउंड भी किसी और एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अनदर कंपाउंड बना सकता है। थर्ड है कॉम्पोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि हर कंपाउंड की जो कॉम्पोजिशन है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। मतलब आपने वो पढ़ा है ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जितने अमाउंट में आप कोई भी चीज ऐड करोगे उतनी अमाउंट में आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, मान लीजिए टू हाइड्रोजन एटम और वन ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करें तो ये क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स रेशो में ही है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। मतलब जो भी कॉम्पोजिशन आपका बनेगा वो फिक्स्ड होगा, जितना रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट सब्सटेंस होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। डी है कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, तो दिस इज नॉट ट्रू। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स ओनली, नॉट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, बट जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उनको सिर्फ केमिकल मेथड्स के थ्रू ही हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं थी, ए बी डी, तीन स्टेटमेंट सही नहीं थी जो कि गिवन था ऑप्शन नंबर फोर्थ में, ए बी डी स्टेटमेंट सही नहीं थी। फर्स्ट था यौगिक संघटक पदार्थों और गुण को दर्शाते हैं, ये सही नहीं है। केवल तत्व को यौगिक बनाने की अभिक्रिया कर सकते हैं, ये भी सही नहीं है। यौगिकों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। सिर्फ एक स्टेटमेंट सही थी, प्रत्येक यौगिक का संयोजन सदैव स्थिर निश्चित होता है, जो कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि जितना सब्सटेंस रिएक्टेड साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट जो बनेगा उतना ही बनेगा। मतलब अगर इस साइड मान लीजिए 4 ग्राम का आपने शुगर मिक्स की मान लीजिए वाटर में, तो जब आप उसको हीट करके इवेपोरेट करोगे तो आपको 4 ग्राम ही शुगर मिलेगी। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ए बी डी सही ऑप्शन नहीं थे, वही आपको बताने थे कि कौन सा सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस व्हिच गिव फ्लेम ऑन बर्निंग। कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो जलने पर ज्वाला देता है, जो जलने पर इस तरह से फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो देखो फ्लेम कहाँ प्रोड्यूस होती है, फ्लेम वहीं पे प्रोड्यूस होती है जहाँ पे बर्निंग पे वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। जहाँ पे वेपर्स प्रोड्यूस होंगे ना, जहाँ पे वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे फ्लेम बनेगी। जहाँ वेपर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं वहां फ्लेम नहीं बनेगी। तो ए बी सी डी 4 सब्सटेंसेस आपके पास दे रखे हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। तो अब देखिए जो फर्स्ट ए सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में है एंड इट डू नॉट गिव एनी वेपर्स, वेपराइजेशन ऑन बर्निंग नो। सेकेंड है लिक्विड सब्सटेंस जो वेपर्स प्रोड्यूस कर रहा है, सॉलिड सब्सटेंस जो वेपर प्रोड्यूस कर रहा है। यस लिक्विड ये वाला जो सब्सटेंस है वेपर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। फ्लेम कहाँ प्रोड्यूस होगी, फ्लेम प्रोड्यूस होगी बी और सी ऑप्शन में। बी और सी में फ्लेम प्रोड्यूस होगी, तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बी और सी में फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ए और डी में कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। इसमें सिर्फ आपको फ्लेम नहीं दिखेगी, बस एक लाइट सी दिखेगी, मतलब एक स्पार्किंग जैसी दिखेगी, बट इसमें फ्लेम नहीं बनेगी। ठीक है, तो बी और सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं। फर्स्ट है सुनीता टेक्स 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl एसिड। सुनीता ने क्या किया, 5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। टेस्ट ट्यूब में लिया और उसने 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl डाल दिया। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होगी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है कि शी पासेस द गैस प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन थ्रू लाइम वाटर। अब ये जो गैस मिली है उसको, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, इसको जब लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी, लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई ना, इसको जब लाइम वाटर से रिएक्ट कराएंगे, लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जिसे स्लेट लाइम भी कहते हैं। इसमें से जब पास कराएंगे तो हमें जो सब्सटेंस मिलेगा वो मिलेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हुई इसमें से इसको जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराएंगे ना, तो जो सोल्यूशन होगा ना वो मिल्की कलर का हो जाएगा आपका। तो मिल्की कलर का क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो सोल्यूशन होगा मिल्की कलर का हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए भी ये वाला टेस्ट जो है किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट पास किया जाता है। इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, तो जो सोल्यूशन होता है ना वो मिल्की कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। एंड इसके साथ कुछ वाटर भी यहाँ पे रिलीज होता है। तो अब ये इक्वेशंस कहाँ दे रखी हैं, ये देख लीजिए आप। सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब, सोडियम कार्बोनेट और HCl कहाँ दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सोडियम बाइकार्बोनेट की है और ये सोडियम कार्बोनेट की है, ये भी सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन 4 भी सोडियम NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो आपको ना पेपर में इन दोनों में से आंसर बताना था कि कौन सा आंसर है। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर था तब तो आप डायरेक्टली आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि कैल्शियम जो ये है ना आपका लाइम वाटर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें तो था कि सोडियम कार्बोनेट और HCl रिएक्ट करेंगे तो उसमें आपको सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये तो यहाँ भी सेम दे रखा है, यहाँ भी सेम दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया, उसने लिखा था कि गैस पास कराइए। जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है ना इसमें वाटर में से, वाटर तो है ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से पास कराया। कैल्शियम कार्बोनेट से पास नहीं कराना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। मतलब वो जो मिल्की कलर का हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, वो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही होगा और सम अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट जो थी ना आपकी राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या किया, सोडियम कार्बोनेट और HCl को रिएक्ट कराया तो सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब इस गैस को जब लाइम वाटर से रिएक्ट कराया, लाइम वाटर क्या है, CaOH2, इससे रिएक्ट कराया तो हमें मिला CaCO3। तो थर्ड क्वेश्चन जो था ना, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा।
कि ये अनुशंसित किया है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डालना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। मतलब आपके पास, आपको पता है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, आप ना वाटर में एसिड डालोगे, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, वाटर में ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालोगे, ना कि एसिड में एकदम से वाटर डाल दोगे, ठीक है। और इस तरह से पानी है, पानी में ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालोगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि इट इज रिकमेंडेड एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। मतलब कि एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में नहीं डालना है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेटमेंट है डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस दिस इज ट्रू। तो आपका जो आंसर था ना इस क्वेश्चन का, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। फर्स्ट स्टेटमेंट है फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस ये है, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये हीट को रिलीज करती है, इसमें हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हीट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करता है ना जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जहां पे ये प्रोसेस होती है, एंड हमें मिल जाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सनलाइट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ वाइंड अप होगी, तो ये इससे हमें क्या मिलेगा, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हीट जो है ना अब यहाँ पे रिलीज होगी। हीट क्या होगी, रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सॉरी एनर्जी तो रिलीज होगी, एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और सम अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से लिख देती हूँ, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। और ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, जो हम एनर्जी यूज करते हैं, यही एनर्जी यूज करते हैं जितना भी वर्कआउट करते हैं उसके लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बोथ S1 and S2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेटर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट कलर चेंजेस इन एसिड एंड बेस व्हेन वेरियस इंडिकेटर्स आर एडेड। आपको बताना है कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर दे रहा है, बेस में कौन सा कलर दे रहा है, ठीक है। तो चार इंडिकेटर है आपके पास, टर्मेरिक, चाइनारोस, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। एसिड में कौन सा कलर देते हैं, बेस में कौन सा कलर देते हैं, आपको ये बताना है। जो टर्मेरिक है, हल्दी है, वो एसिड में कौन सा कलर, एसिड में कोई चेंज नहीं आता, और बेसिक में कौन सा कलर देगी वो आपको बताना है। देखो हल्दी, मान लीजिए आपके कपड़ों पे कभी कभार स्टेन लग जाता है ना टर्मरिक का, येलो स्टेन आ जाता है, तो जब इसको आप वॉश करते हो, इसको आप सोडे में मतलब निरमे में डालोगे, सर्फ एक्सेल में डालोगे, तो क्या होगा, सर्फ एक्सेल क्या है, बेसिक सब्सटेंस है। तो जैसे ही इसको आप सर्फ एक्सेल से या सॉफ्ट से वॉश करोगे, तो ये जो स्टेन है कैसा हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ये मतलब रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो बेसिक में हल्दी जो है, टर्मरिक जो है, कैसा कलर देती है, रेडिश ब्राउन कलर। तो ए जो है होगा रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में और ऑप्शन नंबर थर्ड में। उसके अलावा दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट या थर्ड में से आपका राइट आंसर होगा कोई।
सेकेंड इंडिकेटर है चाइना रोज इंडिकेटर, जो कि एसिड में डार्क पिंक कलर देता है और बेस में ना ये ग्रीन कलर देता है। बेसिक में कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। तो ये आपको इंडिकेटर्स पता होने चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर दे रहा है, बेस में कौन सा कलर दे रहा है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। एसिड बेस और सोल्ट चैप्टर में हमने डिटेल में की है चीजें। तो चाइना रोज बेसिक में ग्रीन कलर देगा, तो बी क्या है आपका? ग्रीन। तो ए रेडिश ब्राउन है, बी ग्रीन है, यहाँ पे बी पिंक दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके अलावा फिनोल फथैलिन जो है एसिड में कौन सा कलर देगा? एसिड में ना ये कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं देता। एसिड में कलरलेस रहेगा और बेस में ये पिंक कलर देता है। तो सी क्या होगा आपका? कलरलेस। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में ऑरेंज कलर देगा और बेस में ये पिंक कलर देगा। फिनोल फथैलिन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही बेसिक में पिंक कलर देते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, दोनों ही पिंक कलर देंगे बेसिक सब्सटेंस में। तो जो राइट आंसर है वो है रेडिश ब्राउन, ग्रीन, कलरलेस एंड ऑरेंज। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना, कैंडल की फ्लेम, हमने कैंडल कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर किया है, वहां पे हमने कैंडल के 3 जोन्स पढ़े हैं, है ना। उसमें हमने देखा था जो आउटर मोस्ट जोन था वो ब्लूइश कलर का होता है, और इसके अलावा जो अंदर वाला जोन था ये येलो कलर का होता है, और इसके अलावा यहाँ पे जो था वो ब्लैक कलर था। तो जो फर्स्ट आउटर मोस्ट जोन था वहां पे कंप्लीट कंबशन होती है, जो अंदर वाला जोन है मिडिल जोन, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होती है, और जो अंदर उससे अंदर वाला इनर जोन है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है। दैट्स वाई इसका कलर जो है ब्लैक कलर का होता है। इस पोर्शन पे अगर आप कभी फिंगर लगाओगे तो आप देखोगे आपकी फिंगर ब्लैक हो जाती है बिकॉज ऑफ अनबर्न पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। दैट्स वाई कंप्लीट कंबशन यहाँ पे नहीं हो पाती। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, ये जो कलर है फ्लेम का ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट है नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसके नेचर पे भी कलर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए आपके पास आयरन फिलिंग्स हैं, तो आयरन फिलिंग्स को जब आप बर्न करोगे तो आपको कैसा कलर मिलेगा? ब्राइट येलो या फिर गोल्डन कलर के स्पार्क्स दिखेंगे। वहीं अगर आपने मान लीजिए कॉपर को बर्न किया, तो कॉपर को बर्न करने पे आपको येलोइश ग्रीनिश ब्लू कलर दिखेगा। अगर आपने कॉपर को बर्न किया तो ग्रीनिश ब्लू कलर आपको दिखेगा, मतलब वो जो फ्लेम बनेगी ग्रीनिश ब्लू कलर की बनेगी। तो ये जो ऑप्शन है स्टेटमेंट है ए वाला कि नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस पे भी कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड करता है, ये सही है। क्योंकि हमने देखा कि हर सब्सटेंस में ना अपनी अपनी फ्लेम होती है, और उसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई पे भी डिपेंड करती है कलर ऑफ फ्लेम। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल का मैंने एग्जांपल दिया वहां आप देखो जो आउटर मोस्ट जोन है ब्लू कलर का है, अंदर वाला जोन येलो कलर का है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है एज कम्पेयर टू मिडिल जोन, यहाँ पे उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज ट्रू। color of flame also depends on oxygen supply. थर्ड स्टेटमेंट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो टेम्परेचर मतलब क्या टेम्परेचर है आउटसाइड का, सराउंडिंग का, इससे कलर का कुछ लेना देना नहीं है। कंबशन को अफेक्ट करता है टेम्परेचर, बट इससे कलर को मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो कलर ऑफ फ्लेम जो है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन सप्लाई, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। राइट ऑप्शन है ए एंड बी, ए और बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13, एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज 17। दो सब्सटेंस है आपके पास, एक का एटॉमिक नंबर है 13, एक का एटॉमिक नंबर है 17। एक मिनट, अच्छा ए एक का एटॉमिक नंबर है 13, यहाँ लिखती हूँ 13, और बी का एटॉमिक नंबर है 17। तो अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 2 8 10 हो गया, 10 + 3 13, 2 + 8 10, 10 + 7 17। क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, ठीक है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो जो ए है ना इसके ऊपर 3 पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और ये जो बी है ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, लेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 तो डोनेट नहीं करेगा ना, किसी से 1 लेना आसान है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो जो बी है ना इसके ऊपर इस तरह से बी नेगेटिव साइन आ जाएगा। बट हमसे केमिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? इसकी
ए ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ लिखती हूँ ए और बी। ए ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसकी जो वैलेंसी है कितनी है, 3 है। कोई भी एटम एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या गेन कर रहा है, उसी को कहते हैं वैलेंसी। तो ए जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ए के नीचे लिख दिया हमने 3। बी क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 1। तो अब जो कंपाउंड जो केमिकल फॉर्मूला बनता है ना, वो ऐसे बनता है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब फॉर्मूला आपका बन गया A1B3। A1B3 A1B3, यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बनेगा AB3, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटाशियम मेटल इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। सुनीता ने क्या किया, पोटाशियम के एक मेटल डाल दी, उसके पास ठंडा पानी था, ये कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर था, और उसने क्या किया, इसमें पोटाशियम मेटल डाल दी, उसमें इसने पोटाशियम के एक मेटल को, पोटाशियम के पीस को ठंडे पानी में डाल दिया। तो अब उसने पूछा कि अब क्या होगा, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सी ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो जब आप पोटाशियम को डाल रहे हो वाटर में ना, तो पता क्या होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, KOH बनेगा, एंड उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सम अमाउंट ऑफ हीट भी इसमें रिलीज होगी। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, वो आपको बतानी है। फर्स्ट है, पोटाशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, यस दिस इज ट्रू। जो ऊपर के मेटल होते हैं ना, मैंने क्या बताया था आपको, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग। पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये जो 3 मेटल्स हैं ऊपर के, ये विगरसली जो है रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर इन तीनों में से देखा जाए, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम में से, तो सबसे ज्यादा विगरसली जो रिएक्ट करेगा पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद जो नीचे है मैग्नीशियम, वो गर्म पानी से रिएक्ट करता है। ये सारी चीजें हमने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में की कर रखी हैं। तो फर्स्ट है कि पोटाशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, यस दिस इज ट्रू। पोटाशियम जो है वायलेंटली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और ये क्या बनाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन रिलीज होगा और हीट रिलीज होगी, एंड इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत है। थर्ड है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। और पॉप साउंड इज हर्ड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो इसके सामने अगर कोई आप जलती हुई माचिस लेके आओगे या कैंडल लेके आओगे ना, तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन गैस जो है बर्न होगी, तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन गैस को चेक करने का भी ये टेस्ट है, पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उसके पास आप कैंडल ले जाओगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। कौन सी सही नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नॉट ट्रू, ये ऊष्म शोषी अभिक्रिया है, ये सही नहीं है, और यही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिर से मिरर का ही क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको ना मिरर बताने हैं कि ABCD कौन से मिरर हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो जो ए मिरर है उसमें नेचर ऑफ इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का होता है। तो हमें पता है सेम साइज का ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहाँ बनती है, सीधी और इरेक्ट इमेज बनती है प्लेन मिरर में। तो ए क्या है आपका, प्लेन मिरर। सेकंड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट। अब रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है आपके कॉनकेव मिरर में। रियल भी बनेगी और इन्वर्टेड भी होगी। कॉनकेव मिरर में 2 केसेस बनते हैं, या तो रियल और इन्वर्टेड होगी, या तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, है ना, 2 केसेस बनते हैं। थर्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, तो ये भी कॉनकेव में ही होता है, ये केस भी कॉनकेव में ही होता है। उसके अलावा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी डिमिनिश। डिमिनिश इमेज पता कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश इमेज बनती है, और वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो आपका जो राइट आंसर था ए क्या था, प्लेन मिरर। ए प्लेन मिरर था, जो कि गिवन था ऑप्शन फर्स्ट में और थर्ड में। तो ऐसे भी आप 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। बी है आपका कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स तो नहीं है, बी है कनकेव, सी भी कनकेव है, और डी कॉन्वेक्स है। तो आपका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ए समतल है, बी अवतल है, सी अवतल, डी अवमुख है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन रह रहे एक बार देख लेती हूँ, 3-4 क्वेश्चन बचे बस। तो
ये 17th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू? रस्टिंग ऑफ आयरन के से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट है इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, तो यस दिस इज ट्रू। आयरन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन होता है तभी क्या है, रस्ट बनता है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि रस्टिंग के लिए रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर का होना जरूरी है। ठीक है, और उसके अलावा सेकेंड है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इवन जो हीट रिलीज होती है ना काफी कम अमाउंट में होती है, बट यस हीट रिलीज होती है। थर्ड है इट कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। डी स्टेटमेंट जो है कि इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको रिवर्स कर सकते हो। एक बार अगर आप उसकी किसी सब्सटेंस पे रस्ट लग गई तो उसको आप रिवर्स कर सकते हो। सेम वैसा ही मेटल, मान लीजिए आयरन था, आयरन के ऊपर रस्ट लग गई, ठीक है, इस तरह से आयरन की नेल थी, इसके ऊपर रस्ट लगी, तो क्या फिर से आप सेम ऐसी ही आयरन वापस ले सकते हो? जी नहीं, वो रस्ट के निशान रह जाते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, सही नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए बी सी, क्योंकि आपको सही स्टेटमेंट बतानी थी कि कौन सा सही है। तो ए बी सी जो है सही है, और आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सब्सटेंस इन कॉलम ए विद केमिकल नेम इन कॉलम बी। ये कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, इनके केमिकल नेम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से सब्सटेंस का केमिकल नेम क्या है। तो इन 4 5 1 2 3 4 5 6 6 चीजें दे रखी हैं, स्लेक लाइम, टेबल सॉल्ट, लाइमस्टोन, कॉस्टिक सोडा, क्विकलाइम, बेकिंग सोडा। इनमें से सबसे आसान अगर आप देखा जाए ना तो ये दो हैं। टेबल सॉल्ट सबको पता है, नमक क्या क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड देख लो कहाँ पे है, बी का सोडियम क्लोराइड है सी में 6 में। उसके अलावा बेकिंग सोडा NaHCO3 जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एफ का हो गया सेकंड, एफ का क्या है सेकंड। तो देख लो अब बी का 6 किस में दे रखा है, बी का 6 इसमें दे रखा है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में बी का 6 यहाँ भी दे रखा है, दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। उसके अलावा बेकिंग सोडा एफ का दे रखा है सेकंड, एफ का सेकंड कहाँ है, एफ का सेकंड यहाँ है और यहाँ फोर्थ है। तो ऐसे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको सारे नहीं पता है, एक या दो भी पता है ना, तब भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना। उसके अलावा स्लेक्ट लाइम क्या होता है, स्लेक्ट लाइम का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, स्लेक्ट लाइम कहते हैं जिसको। ये है कहाँ गया, स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम क्विक लाइम कह रहे थे, क्विक लाइम, यस, नहीं लाइम वाटर कह रहे थे, क्विक लाइम नहीं लाइम वाटर कह रहे थे। लाइमस्टोन सी का क्या है, थर्ड, लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कॉस्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, डी का हो गया फिफ्थ, ई का हो गया फर्स्ट, क्विकलाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को क्विकलाइम कहते हैं, इसको कहते हैं क्विकलाइम। इन सब में ना कंफ्यूज नहीं होना, कौन देखो इन तीनों में कंफ्यूजन होती है, पता है किस किस में, स्लेक्ट लाइम में, लाइमस्टोन में एंड क्विकलाइम, इन तीनों में कंफ्यूजन होती है, मतलब मुझे तो होती थी, अगर आपको होती है तो ठीक है, नहीं होती तो वेल एंड गुड। तो इनको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जो स्लेक्ट लाइम है ना आपका, या क्विक लाइम से बताती हूँ, क्विक लाइम छोटा सा इसका फॉर्मूला है CaO, क्विक क्विक मतलब जल्दी जल्दी आप फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपको वाटर, अगर आप OH को H2O दे, H2O ऐसे, ये कैसे ऐसे देखो H2O, इसमें आपको वाटर दिख रहा है H2O, तो जहां आपको वाटर दिख रहा है वहां आप बोलोगे ये क्या है, लाइम वाटर, ये क्या है लाइम वाटर, इसको स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, इसको स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं और इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। तो स्लेक्ट लाइम हो गया, क्विक लाइम हो गया, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका लाइमस्टोन। जब आपने क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH2 से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया था, पीछे भी मैंने अभी बताया आपको, तो आपको क्या मिला था, CaCO3 प्लस वाटर। तो ये जो CaCO3 था ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है लाइमस्टोन है, ठीक है, CaCO3 क्या है लाइमस्टोन, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन था आपका मिल्की कलर का हो गया था। तो कैसे भी आप किसी भी पैटर्न, मतलब जरूरी नहीं है इसी मेथड से याद करो, आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। तो कैसे भी आपको पता होना चाहिए, बस याद होनी चाहिए चीजें, क्योंकि एक जरा सी भी गलती होगी ना तो एक नंबर आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इसका, हाँ इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड तो नहीं बट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं S1 एंड S2। फर्स्ट स्टेटमेंट है रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर, तो यस दिस इज ट्रू, रेयन सिंथेटिक फाइबर ही है। सेकंड है रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, कि रेयन ना बिना किसी नेचुरल मटेरियल के बना होता है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि रेयन हमें पता है वुड पल्प से बनता है, और वुड पल्प क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, नेचर में प्रेजेंट है। तो वुड पल्प नेचुरल मटेरियल, नेचुरल रॉ मटेरियल है। तो ये कहना कि रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल इज नॉट ट्रू, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है वुड पल्प से बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स। S1 सही है, S2 गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस क्लास का। X and Y are thick black liquids which can be used for metalling the roads. X और Y गाढ़े द्रव हैं जिनको प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। X is derived from petroleum and Y is derived from coal. X जो है पेट्रोलियम से मिला है और Y जो है कोयले से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः X और Y हो सकता है? तो X किससे मिला है आपको? X मिला है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से, और वाई किससे मिला है आपको? कोल से मिला है। तो कोल से मिला है वाई। कोल के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? कोल के तीन ही प्रोडक्ट हैं जो आप याद कर सकते हो, कोल, कोक, कोलतार, कोल गैस। कोक, कोलतार, कोल गैस, ये तीन चीजें हमें किससे मिलती है? कोल को हीट करने से, ठीक है। तो वाई क्या है? कोल का मतलब वाई हमें कोल से मिला है, तो या तो कोक होगा या कोलतार हो गया, कोल गैस होगा। वाई पे आओ, एक्स को बाद में देखते हैं, वाई पे आओ। वाई कोलतार है, वाई यहाँ चारकोल है, बिटुमिन है, बिटुमिन है, तो इट मीन्स कोलतार है। तो कोलतार किससे मिला है? हमें कोयले से मिला है। चारकोल, बिटुमिन, और ये भी बिटुमिन यहाँ दे रखा है ना, ये तीनों हमें, ये दोनों चारकोल और बिटुमिन हमें पेट्रोलियम से मिले हैं। तो कोलतार जो वाई हमें मिला है वो कोयले से मिला है, और वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और एक्स जो है पेट्रोलियम से मिला है, एक्स जो बिटुमिन है वो पेट्रोलियम से मिला है, ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एक्स बिटुमिन है, वाई क्या है? कोलतार है, ठीक है। तो आई बिलीव कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा होगा ना आपको, तो उस क्वेश्चन को 2-3 बार देखना, 2-3 बार देख के मुझे पूरा यकीन है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस 2-3 बार इस क्वेश्चन को समझना, देखना, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर इन डिटेल में आपको पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो देखनी है तो वो भी, मैक्सिमम चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, थ्योरी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस नाम से, सीटेट सितंबर 2026, सीटेट सितंबर, एक मिनट, 2026, ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें काफी सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, मैक्सिमम टॉपिक हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ से ये वीडियोस आप देख सकते हो अगर कंप्लीट आपको चैप्टर पढ़ना हो तो। और बाकी आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हो। 6 to 8 नहीं होंगे अब, क्योंकि 9th-10th के भी मोस्टली टॉपिक अब पूछे जाते हैं, जैसे एटम और मॉलिक्यूल अभी हमने देखा, 2 क्वेश्चन हमने किए, ये दो ने 3 क्वेश्चन किए ना, कि एटम्स और मॉलिक्यूल वाले चैप्टर से थे, और ये 9th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। तो अब सिर्फ सीटेट में 6 to 8 की एनसीईआरटी ही नहीं पूछी जाती, 6 to 10th की एनसीईआरटी पूछी जाती है, और सारी चीजें हम सिलेबस वाइज ही कर रहे हैं। जो भी आपका सिलेबस मेंशन है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से ही हमने सारा सिलेबस ले रखा है, वही मैं आपको करा रही हूँ, और टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें हम कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा जो पैडागोजी पोर्शन है ना, वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं। पैडागोजी की तो प्रीवियस ईयर सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी में कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ और क्वेश्चंस भी साथ साथ हम कर लेते हैं। सब कुछ जो है आपको मिल रहा है, आप प्लीज चीजों को यूटिलाइज कीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि देखो ये टाइम बार बार नहीं आएगा। सीटेट क्वालिफाई कर लो, उसके बाद गवर्नमेंट, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। मतलब सीटेट तो फर्स्ट स्टेप है ना, सेकंड स्टेप भी आपको कंप्लीट करना है। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की, DSSS की, तो उसके लिए सीटेट आपको पता है चाहिए ही है ना। तो सीटेट में अच्छे मार्क्स, आप क्वालिफाई मार्क्स लेके आइए, उसके बाद सेकंड पेपर की तैयारी करें। अच्छा, सेकंड जो स्टेप है आपका, जैसे साइंस का जो आपका पेपर आता है ना, तो वो वाली सीरीज भी हमारी कंटिन्यू चल रही है, और यहाँ पे भी जितनी भी चीजें मैं करा रही हूँ वो इस तरह से करा रही हूँ कि बार बार आपको साइंस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार ही आपको साइंस पढ़ लो, अगर आप एक टॉपिक आपने पढ़ लिया ना, तो वो आपका बिल्कुल मतलब पक्का हो जाए 100%, को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े आपको। तो इस तरह से हम चीजों को लेके चल रहे हैं। बाकी अब ज्यादा तारीफें नहीं करूंगी ठीक है, नहीं तो बोलोगे खुद से ही मैम अपनी तारीफें करे जा रही है, आप लोग तो करते नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। चलो, ये जो
नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रिशु साइंस एकेडमी पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक शेयर नहीं करना होगा, मतलब लाइक नहीं करना होगा तो मत करना, पर शेयर जरूर कर देना, ताकि जो बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। उसके साथ साथ फिजिक्स और बायो के भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, मतलब टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो वो सीरीज भी जल्द ही आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।